अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। 11 अगस्त 2020 को जो वाक़या पेश आया, जिसके बारे में हम लगातार आपके सामने अपडेट रखते आ रहे हैं, उस वाक़ये के चश्मदीद गवाह जो मौक़े वारदात पर मौजूद थे, ज़िया नोमानी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वराज इंडिया लीडर। तो आइए जानते हैं कि असल में मामला हुआ क्या था, क्यों इस तरह जो है लोग बेकाबू वहाँ पर पहुँच गए। पुलिस हो या वहाँ पर कुछ लीडर्स मौजूद थे, उन्होंने उन लोगों को क्यों काबू नहीं कर पाया। और मामला सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकता और आगे भी बढ़ करके एमएलए का घर जल जाता है, फिर उसके बाद दूसरे पुलिस स्टेशन पर भी हमला होता है। तो आखिर इन्होंने क्या देखा, आइए जानते हैं। जब हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे आपने क्या देखा। जी, सबसे पहले आपकी आवाज़ के सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शत श्री अकाल। जैसा कि आपने बताया कि उस दिन हम वहाँ मौक़ा वारदात पर मौजूद थे जिस दिन ये हादसा पेश आया। हमें फ़ोन आया लगभग 9 सवा 9 बजे के करीब कि इस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के पास आ गई है। जैसे ही हमें फ़ोन आया, मैं और स्वराज इंडिया के हमारे सीनियर लीडर कलीमुल्ला भाई, हम वहाँ पर मौक़ा वारदात पर पहुँचे। लमसम आप मान कर चलिए 10 सवा 10 बजे हम वहाँ पहुँचे। हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आप किस रास्ते से होकर आए। एक तो रास्ता डीजे हल्ली को जाने के लिए टैनरी रोड बनता है, दूसरा जो है रास्ता क्या कहते हैं उसको, अम्बेडकर की जानिब से पड़ता है। तो आप किस रास्ते से होकर आए? हम अम्बेडकर की जानिब के रास्ते से बढ़ रहे थे, पर जो मेरी गाड़ी थी तकरीबन 100-150 मीटर पहले जो वहाँ पर अफराद मौजूद थे, उन्होंने बताया कि आप साहब गाड़ी आगे नहीं ले जा पाएंगे, रास्ता ख़राब है, हालात ख़राब हैं, आप अपनी गाड़ी इधर पार्क कर दें। तो हम अपनी गाड़ी पार्क करके जब उतरे तो पहला नज़ारा हमने देखा कि रोड पर बहुत ज़्यादा एस्बेस्टस का शीट डालकर उसके ऊपर वहाँ के जो लोकल लोग हैं या जो लोग वहाँ मौजूद थे उस टाइम पर, वहाँ पे रोड्स बन रही हैं। हमारा एक और भी सवाल रहेगा। आप अम्बेडकर की तरफ से आ रहे थे तो शामपुर रोड होते हुए अगर आप आए तो दरमियान में वो एमएलए का जो घर जला वो रास्ता भी आपको मिलता है अगर शामपुर की तरफ से आए तो क्या आपने वहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की? वहाँ पर क्या देखा आपने अगर आप एमएलए के घर की तरफ से आ रहे हो? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एमएलए का घर किस तरह से जला, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हम 10:05 या 10 बजे के करीब एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के घर से गुजरे और उनका घर आपने देखा है, वहाँ पे टर्निंग आता है तो गाड़ी जो है हमारी कर्व है, हमारी गाड़ी नेचुरली वहाँ स्लो हो गई। 10 बजे और 10 बजे के 5 की जो मैं बात कर रहा हूँ रात को, उस टाइम पर एमएलए के घर के बाहर कोई नहीं था। 4-5 बच्चे थे जो लूज एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े थे। ह्यूमन चेन भी नहीं बनाए थे, पर थोड़ा थोड़ा दूरी पे 4-5 बच्चे खड़े थे। मंदिर की तरफ खड़े थे, घर की तरफ? एकदम घर के सामने खड़े थे और घर के बगल में एक BTV और पब्लिक टीवी की ओमनी 2 वैन्स खड़ी थी। तो ये जो 10 बजे और 10:05 है, वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी और वहाँ पर हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। जी। तो उसके बाद आप पुलिस स्टेशन की तरफ पहुँचे, पार्किंग की, उसके बाद आपने क्या देखा? तो जब मैंने इसको बताया, जैसा कि हमने गाड़ी रोकी और तकरीबन 100-150 मीटर पहले हमने देखा कि साइड में जो रोड बन रही थी उसका जो सामान होता है उसको रोड के बीच में डाल दिया गया था और वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे थे उसी सामान से। अंदाज़न मुझे ऐसा लगता है वो एस्बेस्टस की शीट थी जिसको तोड़ा जा रहा था। मैं और कलीम भाई वहाँ पर गए और हमने लोगों को चिल्ला कर बोला कि ये गलत है, आप तोड़ फोड़ क्यों मचा रहे हैं। जब मैं पुलिस स्टेशन के सामने जाता हूं तो मेरे आंखों का जो मंजर था वो ये था कि 2 पुलिस की गाड़ियां आग में झुलस रही थी पुलिस स्टेशन के बाहर डीजे हल्ली के, और वो वैन्स थी, 2 वैन झुलस रही थी और वो आग जिस तरह से शोलों में भड़क रही थी वो कुछ नहीं तो 40 मिनट से 1 घंटे से भड़क रही थी। उसके बाद हम तुरंत अंदर घुसे पुलिस स्टेशन। यानी कि आप जो 10:15 के करीब वहाँ पहुँचे, 40 मिनट यानी 9:30 के आसपास जो है आग लगना शुरू हो चुकी थी? बिल्कुल, मेरा पूरा अंदाज़ा है कि अगर मैं वहाँ पर 10:15 बजे पहुँचा हूँ तो 45 मिनट पहले उससे या 1 घंटे पहले से वो आग लग रही थी। जिस तरह से भीषण आग वो थी, वो 1 घंटे से कम की आग नहीं थी। उसको देखते ही हम पुलिस स्टेशन के अंदर दौड़ कर गए तो हमने देखा कि वो जो पार्किंग का जो स्लोप था अंदर जाने के लिए, जो रास्ता है बेसमेंट का, वहाँ से भी शोले भड़क रहे थे। मैं दौड़ता हुआ अंदर गया तो मैंने अंदर देखा जितनी गाड़ियां थी सबके अंदर आग लगी हुई थी, कोई उसमें से बची हुई नहीं थी, पूरी आग पकड़ी हुई थी। मैं वापस दौड़ता हुआ आया ऊपर की तरफ और मैंने देखा कि कुछ चंद नौजवान लड़के अभी भी पार्किंग के अंदर घुसना चाह रहे हैं। तो मैंने 2 लड़कों को गला पकड़कर उनको पीछे लिया। मैंने कहा नहीं, तुम अपने दोस्तों अपना जो गुस्सा है उसको काबू में रखो और हम लोग ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ सकते, और मैं उनको लेकर पीछे गया।
उसके बाद कलीम भाई ने देखा कि जो मेन बिल्डिंग है पुलिस स्टेशन की, डीजे हल्ली की, उसमें भी कुछ लोग लगातार जाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर भी 4-5 बच्चे बेचारे खड़े होकर मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उस भीड़ को पीछे किया जाए। कलीम भाई ने वहाँ पर और 10-12 वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जो वहाँ पर नौजवान थे और उनको वहाँ पर लगाकर एक ह्यूमन चेन बनवाया ताकि हम पुलिस स्टेशन की मेन बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर पाएँ। ये होने के बाद हमने पीछे देखा अंदाज़न 20 से 25 पुलिस वाले पूरा का पूरा राइट गियर में अपनी लाठी लेकर हेलमेट पहनकर खड़े थे और मैं आपको बताऊं तो उनका जो चेहरा था डर से पूरा खौफ में भरा हुआ था क्योंकि उनके सामने जो भीड़ थी वो उनको आउट नंबर कर रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पुलिस वालों को भी प्रोटेक्शन ज़रूरी थी, हमें ये अंदाज़ा हुआ। तुरंत हम लोग ने वहाँ पर भी एक ह्यूमन चेन बनवा दिया ताकि भीड़ के बीच में और जो पुलिस वाले खड़े हैं उनके बीच में एक दीवार बन सके। ये करने के बाद जो सामने की भीड़ थी मैं उनकी तरफ भागा। अगर आप देखें पुलिस स्टेशन जो डीजे हल्ली है और जो हम पार्किंग बेसमेंट की बात कर रहे हैं उसके पैरेलली बैरिकेड लगे रहते हैं। उस बैरिकेड की उस तरफ थोड़ी भीड़ थी और आगे बैरिकेड तो हट चुके थे। वहाँ पर जाकर मैं चिल्ला कर उनसे बात करने लगा कि आप ये सब जो है बंद करें, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, जो लीगल प्रोसेस है उससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पर भीड़ में से आवाज़ें मुख्तलिफ तरीके की आ रही थी कि नहीं, हम ना इंसाफ होना और हम ना गुस्ताखे रसूल का सर होना। ये चीज़ मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने सुना भीड़ में से आते हुए। किसने बोला मैं नहीं पहचान पाऊँगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने देखा कि भीड़ मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही है क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और मेरी आवाज़ में उतनी दम नहीं थी, मैं वापस पुलिस वालों के पास भाग कर गया और मैंने उनसे पूछा क्या आपके पास कोई स्पीकर है। तो मुझे बताया गया कि स्पीकर वगैरह उनके पास नहीं है, या तो वो जल चुका है या वो अंदर पड़ा होगा और अंदर जाना ठीक नहीं था क्योंकि फाउंडेशन में जो आग लगी तो उससे इमारत का फाउंडेशन वीक हो गया था और डर था कि गिर जाएगा। तो मैंने उनसे फिर बोला कि आपकी कोई जीप है जिसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है। एक एसीपी थे जिनका स्टार से हमें पता चला वो एसीपी हैं, उन्होंने तुरंत बताया कि एक जीप है और उन्होंने एक पुलिस के ड्राइवर को बुलाया। वो पुलिस के ड्राइवर मुझे अपने साथ लेकर गए और पीछे बैकयार्ड में, जो पुलिस स्टेशन का बैकयार्ड होता है जहाँ पर ये जब्त की हुई गाड़ियाँ रखते हैं, वहाँ पर पुलिस की एक वाइट बोलेरो जीप थी। ये वाइट बोलेरो जिस जीप की मैं बात कर रहा हूँ वो अब सब मीडिया में लोग देख चुके हैं क्योंकि उसी जीप से हमने शुरू किया और स्पीकर सेट किया। अपने कांस्टेबल जो थे, जो ड्राइवर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बात करना शुरू किया। मैंने उनको समझाया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया था कि अगर आप जंग भी करने जाएं, प्रोटेस्ट तो छोड़ें, वहाँ पर भी आप पेड़ नहीं काट सकते, औरतों पर हाथ नहीं उठा सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं जला सकते, ये कानून है। मैं स्पीकर में बोलता रहा कि जो जिनेवा कन्वेंशन, शरिया कानून भी है और हमारे वतन बिल्कुल, और ये हमारे वतन का कानून। मैं आपको नाजरीन को बताना चाहता हूँ, ये जो जंग के अंदर जो वॉर जो लॉज हैं और ये जो जिनेवा कन्वेंशन का जो इंटरनेशनल लॉ है कि वॉर के अंदर दो फौजें किस तरह लड़ेंगी, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बना है। जो हम प्रिजनर्स को पकड़ते हैं वॉर के बाद और उनको पूरी इज्जत से रखा जाता है, वो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जो पूरी दुनिया जिस पर चलती है। और यही मैं उनको स्पीकर पर बताता रह रहा था, कोई नहीं सुनने को तैयार था। उस टाइम पर हमने ये प्लान किया, कलीम भाई मैंने, कि अगर हम इस भीड़ को किसी तरह से बाहर पुश कर देंगे पुलिस स्टेशन के तो शायद मामला थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि जो बाहर की रोड थी और जो बिल्डिंगें हैं वो तो उस एरिया के लोकल लोगों की थी, तो वहाँ पर वो तोड़ फोड़ नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे हमने गाड़ी के आगे कवर बनाया और ये चीज़ आप जो है, मेरा जो वीडियो भी जो वायरल हो गया है, दूसरे न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप आगे कवर बनाइए और धीरे धीरे गाड़ी आगे ले जाइए। और उसी वक्त मुसलसल मैं ड्राइवर से भी कह रहा था कि आप धीरे धीरे आगे ले जाइए। 15 मिनट में लगभग हुआ होगा, हम ये बात कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और भीड़ को हम पुश कर रहे थे बाहर की तरफ। उसी टाइम हमारे कांग्रेस के एमएलए ज़मीर भाई और रिजवान भाई वहाँ पर पहुँचे। पहुँचते ही वो हमारे साथ जीप में बैठ गए। ये भी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। और मैं ज़मीर भाई से कह रहा हूँ कि आप अंदर आके बैठिए, बाहर मत खड़े रहिए। ज़मीर भाई आगे मेरे साथ बैठे पैसेंजर सीट पर, रिजवान भाई कलीम भाई के साथ पीछे बैठे और फिर हम अपनी गाड़ी को धीरे धीरे कवर के साथ आगे बढ़ा रहे थे। जब हमने देखा कि भीड़ नहीं सुन रही है, तब हम और ज़मीर भाई ने बोला कि छत पर बैठकर बात करेंगे, चेहरा देखेंगे तो शायद भीड़ उनकी बात सुने। और वो वीडियो है जो बार बार हर जगह प्ले किया जा रहा है। एक बोलेरो के ऊपर हमारे एमएलए साहब, ज़मीर भाई, रिजवान भाई, मुजम्मिल मौलाना साहब। मैं नहीं चढ़ पाया क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे हाथ की सर्जरी हुई है, तो मैं साइड में जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर खड़े होकर बात कर रहा था। ज़मीर भाई ने बात करना शुरू करी और बहुत ही हिम्मत से ज़मीर भाई ने बात करी। लोगों पर उन्होंने गुस्से में चिल्लाया भी कि ये जो तरीका है वो आपका सही नहीं है। भीड़ जब सुन नहीं पाई, उस वक्त पर रिजवान भाई का इशारा किया और उन्होंने कहा कि ज़िया भाई को माइक दीजिए, वो बात करेंगे। फिर मैंने माइक लिया,
मैंने भीड़ से बोला कि ये जो लोग हैं ये हमारे नेता हैं, हमारे चुनिंदे नुमाइंदे हैं, इनकी आप बात सुने और ये हमारी लड़ाई हम सबसे बेहतर लड़ेंगे। उस टाइम पे भीड़ से आवाज़ आई कि इस टाइम पे हम ना लीडरा नहीं होना, हम ना गुस्ताखे रसूल यानी होना। कि आप एक अलग कांटेक्ट में बता रहे थे, भीड़ से जवाब जो है एक अलग कांटेक्ट में आ रहा। बिल्कुल, देखिए भीड़ पागल हो चुकी थी उस टाइम पर। वो जो भीड़ थी वो आमादा थी तोड़ फोड़ करने पर, वो जज्बात से काबू से बाहर हो चुकी। यहाँ पर मैं आपको एक रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि वो भीड़ पागल थी। एक पागल भीड़ एक ही वक्त में 3 अलग अलग जगहों पर हमला विथ प्लान कैसे कर सकती है? इस बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जब मैं कहता हूं कि भीड़ पागल हो गई थी, उसका क्या मतलब है। मुझे उनके जज्बे को सलाम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भी रसूल हैं और पूरी उम्मत के रसूल, उनके भी रसूल हैं। यहाँ मेरे सवाल को आप वाज़े तौर से समझें। कुछ लोग अगर पागल हो गए हैं, अगर उन्हें दिमाग इतना, उन्हें जज्बात ने घेर लिया है कि वो अपना दिमाग नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कुछ लोग पागल होकर के इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन इस पागलपन के दौरान 3 अलग अलग जगह टारगेट करना कहाँ तक मुमकिन है? ये सवाल है। ये सवाल इन्वेस्टिगेशन के बाद रिवील हो सकता है। जो मेरी ज़ाती राय है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि वो भीड़ कोई रैंडम भीड़ नहीं थी, उसको एक तंजीम ने मोबिलाइज़ किया था। मैं पहले भी जो इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ टाइम्स नाउ पर या फायर डिसोजा के साथ, मैंने बात क्लियर बोली है कि वो जो भीड़ थी और वो जो मैसेज था जो गुस्ताखे रसूल के में दिया गया था नवीन की तरफ से, उसको कुछ लिमिटेड व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया गया। और वो जो ग्रुप थे वो कौन उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, किस सिंपैथाइजर्स के वो ग्रुप थे, वो पता करना पड़ेगा। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो मोबिलाइज्ड भीड़ थी, वो रैंडम भीड़ नहीं आई थी। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। वो जो भीड़ आपके साथ जो डिमांड रेस कर रही थी कि हमें गुस्ताखे रसूल ने जिसने किया है हमें उसका इंसाफ चाहिए। यहाँ पर देखिए एक और बात भी है, जो कि आपने पहली जो अपने बयान में आपने कहा है कि आपने 2-3 लड़के थे जो स्टेशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, फिर आपने उनकी वॉलंटियर्स बढ़ा दिए, तुरंत तो आपने बाहर से नहीं मंगाए होंगे? नहीं। तो वो कहाँ से आए? क्या ये उसी भीड़ का हिस्सा थे या दूसरे थे? उस भीड़ में से मैं यही इसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। उस भीड़ में से ऐसे भी लोग थे जिनसे जब हमने बात करी तो वो बात को समझ के हमारे साथ जुड़े, बल्कि वो पहले से भी कोशिश कर रहे थे उनको रोकने की। उन सबों को हमने एक जगह कर दिया। उसके बाद जब ज़मीर भाई, रिजवान भाई, मैं और मौलाना साहब भीड़ से बात किए, उसमें से भी मेरा अंदाज़ा है 30 से 40% बच्चे या तो वापस चले गए या वो वहाँ पर शांत हो गए। पर जो बचे हुए बच्चे थे, जो बिल्कुल आमादा थे कि नहीं हमें इंसाफ अभी के अभी ऑन स्पॉट चाहिए, उन बच्चों को किसी ने रेडिकलाइज किया है। किसने? ये इन्वेस्टिगेशन बता दे, पर मेरा साफ तौर पर मानना है कि कुछ तंजीमें हैं जो मुसलमानों की लड़ाई, आरएसएस की जो लड़ाई है, उसको आरएसएस के तर्क पे लड़ना चाहती हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मैं वाज़े तौर पर ये बात कहना चाहूँगा, अगर इस तरीक़े की बात अगर सामने आती है तो जो कुछ सियासी पार्टियां हैं वो कुछ तंजीमों को बैन करने की भी बात कर रही है, तो क्या इस तरीके के अगर वाक़यात को सामने रखेंगे तो तमाम मुसलमानों की तंजीमों को बैन कर देना चाहिए? क्योंकि ऐसे वाक़यात इससे पहले भी हुए। इसमें मेरी 2 राय है। सबसे पहले तो ये है कि बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि अगर किसी तंजीम का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट सामने आता है और अगर हमें पता चलता है, क्योंकि जिस तंजीम के बारे में बात चल रही है मीडिया में, उनका पहले भी रिकॉर्ड इस तरह का रहा है। नहीं, मैं पर्टिकुलरली उस तंजीम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके अलावा देखिए, मैं वाज़े तौर पर ये कहना चाहूँगा, देखिए एक मामला शहर बेंगलोर के अंदर ही हुआ था। एक लड़की ने प्रो पाकिस्तान के नारे लगाए थे, उस वक्त भी जो है बहुत हंगामा खेज़ जो है मीडिया उसको लिया था। लेकिन अगर वो किसी स्टेज से कोई और अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस स्टेज के बैनर पर, उस स्टेज पे जो बैनर लगा है वो उसका ज़िम्मेदार है। तो इसको आप कैसे मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये भीड़ किसी एक तंजीम से थी और उसको मतलब उसको इस पर खींचना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे वही कहा, जब इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो उसके अंदर खुलकर बात आ जाएगी कि ये मोबिलाइजेशन किस तरह से हुआ। आपका जो सवाल था कि क्या दूसरे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसके अंदर आने चाहिए, नहीं। मैं आपको बोलूं क्यों, क्योंकि वो जो भीड़ थी वो 1000-1200 लोगों की थी। हम जिस डीजेली एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ पे 50-60 हज़ार मुसलमान रहते हैं। तो ये जो भीड़ है या ये जो तंजीम है जो इस भीड़ को मोबिलाइज कर रही थी, वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करती। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक छोटे तंजीम या ये 10,000-1200 लोग नहीं करते। पर जो लोग हमारे बच्चों को धर्म के नाम पर
रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि हमें आरएसएस से लड़ाई आरएसएस की तरह लड़नी पड़ेगी, हमें एक मुस्लिम बजरंग दल बनाना पड़ेगा और हमें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की हुदूद से बाहर जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बैन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर बैन लग जाता है तो फिर वो डेमोक्रेटिकली हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ प्रोटेस्ट और अपनी डिमांड को मनवाने का तरीका है, वो उसके साथ जुड़कर सत्याग्रह के रास्ते पर पीसफुल तरीके से अपनी बात के लिए लड़ाई लड़ें। अगर हम बैन कर देते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो जो लोग होंगे या वो जो तंजीम होगी बैन होने के बाद वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो इसीलिए बैन तो कोई जायज़ बात नहीं है, पर जो भी तंजीम इसके अंदर इन्वॉल्व है, और मेरा मानना है ज़्यादातर लोग जानते हैं कौन इन्वॉल्व है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं आपके नाज़रीन से ये भी बता दूँ कि मैं उसके ख़िलाफ़ क्यों कह रहा हूँ। एक और भी तंजीम है, जैसे आपने बताया वहाँ पर जब बच्ची ने नारा लगाया था प्रो पाकिस्तान का, वहाँ पर MIM पार्टी थी। अब MIM पार्टी की राजनीति से उनके जिस तरह की पॉलिटिक्स है मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि इस्लाम जो है सबके लिए आया था, पूरी इंसानियत के लिए आया था, तो हम सबको साथ लेकर जाएंगे। पर MIM पार्टी जो अपना डिमांड रखती है, जो अपनी लड़ाई रखती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में रखती है। वो जुडिशरी को, भले ही हम ये समझ रहे हैं कि जुडिशरी आज जो फेवर्स में हमारे ख़िलाफ़ जो ज़्यादातर फ़ैसले आ रहे हैं वो पॉलिटिकल फ़ैसले हैं, इसलिए हमारे ख़िलाफ़ आ रहे हैं, पर वो ये नहीं कहती कि आप वायलेंट हो जाइए। मैं जिस तंजीम की बात कर रहा हूँ, ये आप और मैं जिस तंजीम की बात यहाँ कर रहे हैं, वो हमारे नौजवानों को ये कह रही है कि हमें अपनी लड़ाई को शिद्दत लाने के लिए वायलेंस का तरीका अपनाना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना। यानी कि आपने इन दो तंजीमों में एक वाज़ेह फ़र्क ये बताया है कि एक तंजीम है जो अपनी लड़ाई लड़ती है लेकिन क़ानून के दायरे में रहकर, बिल्कुल, दूसरी तंजीम है जो क़ानून का लिहाज नहीं करती है, इसमें बेगुनाह फंस जाते हैं। बेशक आप देखें आज जो 17 तारीख की हम बात करें, आज कम से कम 600 से 700 बच्चे हमारे पकड़े गए हैं। हमें डेली जो है, मुझे हर घंटे मुसलसल कॉल आ रहे हैं कि इनोसेंट बच्चे पकड़े गए। कोई रात में खाना खा रहा था, उसको पुलिस ने पिक किया। एक आदमी बेचारा, उसके वालिद का इंतकाल हो गया सदबे में, इस तरह के लोगों को पिक किया गया। एक लड़के को पिक किया जिसकी आंख की रोशनी भी नहीं है, वो बेचारा देख भी नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ें ये लोग फंस जाते हैं। ये जो भीड़ जो है हमारे रेडिकलाइज कर रहे हैं बच्चों को, ये इतने डरपोक लोग हैं कि इस भीड़ को रेडिकलाइज करने के बाद इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सामने आकर खड़े हो पाएं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये जो हमारे बच्चों की भीड़ को रेडिकलाइज कर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप रेडिकलाइज करना चाहते हैं तो हिम्मत से सामने आइए भीड़ के, आप पीछे से ये करना बंद कर दीजिए। नहीं, लेकिन ये तो बात उस वक्त साबित होगी जब फैसला होगा कि फ़लाँ तंजीम ने किया है। इल्ज़ाम जब साबित होगा, अभी तो सिर्फ इल्ज़ाम है। मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी पार्टी हो या कोई भी तंजीम हो या कोई शख्स क्यों ना हो, वो उस वक्त तक मुल्ज़िम ही रहता है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। ये आपका और जो लोग हैं उनका गुमान है कि तंजीम इसके पीछे है, लेकिन वाज़ेह तस्वीर जो है अभी भी हमारे सामने नहीं है। जिस वक्त सामने आएगी हम वाज़ेह तस्वीर हमारे नाज़रीन के सामने रखेंगे। देखें, और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं ये कहता हूं कि ये भीड़ पागल हो चुकी थी, उसका मैं आपको कारण बताता हूं। बात ये चल रही है कि पुलिस ने FIR दर्ज करने में देरी करी इसलिए दंगा हुआ। नहीं, पुलिस ने FIR दर्ज करने में देरी करी इसलिए भीड़ बढ़ी। और उस बात को जब बोला गया कि पुलिस FIR नहीं कर रही है तो भीड़ बढ़ी, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बल्कि मैं खुद भी अपने सपोर्टर्स के साथ गया होता भीड़ लेकर, और वहाँ पे प्रेशराइज़ करता कि FIR दर्ज की जाए। पर जब ज़मीर भाई, रिजवान भाई और मैं जीप पे चिल्ला रहे थे, क्योंकि जब मैं रास्ते में आ रहा था उस टाइम मैंने कमिश्नर साहब को कॉल किया। कमिश्नर साहब को कॉल करके मैंने कहा कि उस आदमी को तुरंत अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट कर चुके हैं तो आप उसका वीडियो शाया कर दीजिए मीडिया में, ताकि भीड़ थोड़ा सा भड़के ना और शांत हो जाए। उन्होंने कहा हम वो कर रहे हैं, वो अरेस्ट हो चुका है, FIR हम लगा रहे हैं। यही बात ज़मीर भाई, रिजवान भाई और मैं चीख कर कहते रहे भीड़ से कि आदमी अरेस्ट हो चुका है, आदमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। हम लोग इस बात को पूरा के पूरा पुख्ता तरीके से देखेंगे कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। पर भीड़ में से आवाज़ यही आ रही थी कि हम ना वो आदमी इधर होना, हम ना उसका सर होना। ये बात से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भीड़ रेडिकलाइज़ की गई है वायलेंस के लिए, जिनको ये समझाया जा रहा है कि इंसाफ वो कर देंगे, वो गलत है।
हम एक आइन को मानते हैं, हम हिंदुस्तान का जो जुडिशरी उसमें हमें यकीन रखना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि जुडिशरी और आइन हमारे खिलाफ है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सत्याग्रह करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जनता के बीच में जाके उनको अपनी बात रखेंगे। पर वॉयलेंस किसी चीज़ का जवाब नहीं हो सकता। वहाँ पर ज़मीर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप देखें, वो पानी के लिए बीच में मांग रहे हैं। तो जब उन्होंने पानी का इशारा किया तो मैंने भी कोशिश करी पानी के लिए, और मैंने भीड़ में से एक आदमी से पूछा कि पानी है क्या। वहाँ से हमें जवाब आया और भीड़ चिल्लाने लगी, इन लोगों को पानी नहीं देना, इन लोगों को मर जान देना, इन्ना पानी नहीं देना। ज़मीर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो पानी मांग रहे, इस तरह से भीड़ बात कर रही है। जब हालात बिगड़ने लगे और जब मैंने आपको बताया 30-40% लोग जो हैं शांत हो गए और बाकी लोग जब नहीं मान रहे थे, उस मोमेंट में हमें 2-3 पत्थर भी पड़े। ये चीज़ मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। 2-3 पत्थर जब हमें पड़ने लगे, हमें एहसास हुआ कि अब पीछे हटना चाहिए। मैं उतरा, मेरे बाद ज़मीर भाई, रिजवान भाई, मौलाना साहब उतरे, और हम लोग 2 घंटे पुलिस स्टेशन में पीछे जो बैकयार्ड था वहाँ पर बैठे रहे। उसमें यह भी डर था कि वो भीड़ शायद अंदर आ जाए और तबाही मचाए। अंदर पीछे हम लोगों को लाइट ऑफ करानी पड़ी। अगर मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, रिजवान भाई या ज़मीर भाई में से किसी एक ने लाइट ऑफ कराई ताकि वहाँ पर दिखाई ना दें। तो इस तरह की भीड़ जो है बेकाबू हो चुकी थी कि अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव MLAs के पीछे भी डर था, और हम वहाँ पे 2 घंटे बैठे हुए थे। तो ये सब चीज़ों को हमें नज़र में लाना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों को इस तरह से बर्बाद करके रेडिकलाइज किया जाएगा, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ RSS की मदद कर रहे हैं। हम उनको और मजबूत करेंगे, क्योंकि 20% मुसलमान 80% हिंदू से नहीं लड़ सकते। सेक्युलरिज्म ही है जो हमारे देश को बचा सकता है, और हमें दूसरों को साथ लेकर जाना पड़ेगा। नाजरीन, जिस तरीके से आपने ज़िया नोमानी साहब के साथ जो देखा वाक़या, जो इन्होंने इनका आंखों देखा हाल बताया, अभी हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि किसी को मुजरिम करार देना ये काम हमारा या किसी का नहीं है, किसी तंजीम का हो या किसी एक शख्स का हो। इसके लिए अदालत मौजूद है, वो उस पर जो है वहाँ पर जो है वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी। तो बहरहाल, लेकिन इन तमाम बातों में एक चीज़ जो है काबिल गौर है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो बेगुनाह बच्चों को पकड़ा जा रहा है। किसी ने गुनाह किया, गुनहगार को पकड़ें और उसे सज़ा दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब अगर बेगुनाह को इसकी आड़ में पकड़ा जा रहा है, तो ऐसी अगर कोई तंजीम वाकई में है जो लोगों को भड़का कर वहाँ भेज रही है या लोगों को भड़का कर रख रही है कि ऐसी सिचुएशन में कुछ एक्शन हो, एक्शन का रिएक्शन हो, तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर ये किसी इंसानियत पर काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं मानता नहीं ऐसी कोई तंजीम है, अगर है तो उनको ये सोचना चाहिए कि उन बच्चों का क्या जो बेगुनाह है। जैसे कि आपने बताया कि कोई नाबीना है, यानी आंखों से देख नहीं सकता, ऐसे शख्स को भी गिरफ़्तार किया। एक हार्ट पेशेंट है, ऐसे शख्स को भी गिरफ़्तार किया। यानी कि इस पूरी कहानी के अंदर मुझे एक वापस से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये शेर का जिक्र किया, राहत इंदौरी साहब जो मरहूम इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, इस शेर के इस मिसरे को गौर करने वाली बात है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। आग लगाने वाला चाहे जो कोई भी हो, किसी एक कम्युनिटी का हो, दूसरी कम्युनिटी के घर को आग लगाएगा तो वो आग चलते चलते इसके घर भी आ जाएगी। बस सूरत शक्ल आग ही नहीं, लेकिन मुतासिर तो घर होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, एक ऐसे शख्स को अगर पकड़ा है जिसकी बहनें हैं, माँ हैं, उसका रोज़गार वही था, तो अब उसके रोज़गार का, तो ये एक तरीक़े से भूख की आग उसके घर दाखिल हो गई। आग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो भड़कती हुई आग, मुख्तलिफ़ किस्म की आग जो है लोगों को मुतासिर कर चुकी है। तो बहरहाल इस तरीके के एक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं होने चाहिए। और वो जो लोग पकड़े जा रहे हैं जो बेगुनाह हैं, उनके लिए एक लॉयर्स की टीम बनी है, सीनियर एडवोकेट्स हैं। उसके अंदर एडवोकेट न्याज साहब हैं APCR से, उसके अंदर BT वेंकटेश सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, एडवोकेट क्लिफ्टन, एडवोकेट विनय, और ये ग्रुप मिलकर फ्री में उनके केसेस लड़ने का काम कर रहा है। और मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना पुलिस ने रिस्ट्रेन दिखाया था जिस दिन दंगा हुआ या जिस दिन फसादात हुए, अगर वो लोग इस तरह से इनोसेंट्स को जाएंगे और बिना जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो एक अपना बुक है, उसके साथ ही उनको करना है, जिसका मैं आपको बोलूं 41A B C D, वो क्लियर बताता है कि आप किसी को किस तरह अरेस्ट करेंगे। आपको उनको दिखाना पड़ेगा आप उनको किस लिए पिक कर रहे हैं, उनको एडवोकेट को उनको कांटेक्ट करने का मौका देना पड़ेगा। पुलिस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनको अरेस्ट करे।
अगर वो ऐसा नहीं करती है तो भीड़ जो ये आई थी वो इस बात में भी जो यकीन रख रही थी कि कोई अब हमारा इस हिंदुस्तान में कोई बचा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, वो उनको और भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उन तंजीमों के थ्रू जो इनको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। उनको बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए। और ये जो तंजीमें बन रही हैं ये इसीलिए बन पा रही हैं क्योंकि आरएसएस और बजरंग दल जैसी तंजीम हैं और उन्हीं को काउंटर करने के लिए इस तरह की तंजीमें बनाई जाती हैं। नहीं, लेकिन नफ़रत का जवाब नफ़रत तो नहीं होता। खैर बहरहाल नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ आप बने रहिए। जिस तरह मैंने अपने आखिरी जुमले कहे थे कि आग जो है कई शक्ल में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि बताया कि किसी के वालिद का इंतकाल हो गया क्योंकि उसके जवान बेटे को अरेस्ट किया गया, तो जहनी तवाज़ुन जो बिगड़ता है ये भी एक रकम की आग है जो लोगों के घरों में दाखिल होती है इस तरह की हरकतों से। अस्सलाम वालेकुम।